है कृषि में। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई का कार्य अच्छी तरीके से चल रहा होगा। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग यहाँ डीएलएड या बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर में साइंस को पढ़ने के लिए आए हुए हैं। इसके पहले हम लोग 3 लेक्चर पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोग विज्ञान का परिचय देखा, विभिन्न साइंटिस्ट ने कौन कौन सी डिस्कवरी की उसके विषय में हम लोग जाना, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विषय में हम लोग समझे कि विज्ञान क्या है, प्रौद्योगिकी क्या है, इन दोनों में आपस में संबंध क्या है। इस विषय में इसके पहले वाली वीडियो में हम लोग अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं। आज हम लोग विज्ञान की दैनिक जीवन में जो भूमिका है उसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग के विषय में पढ़ने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, तमाम प्रकार के उपयोग हैं, जैसे संचार के क्षेत्र में, सूचना में है, कृषि में है, चिकित्सा में है, हमारी पढ़ाई लिखाई में, तमाम जगह पर, मतलब अगर देखा जाए तो बहुत सारी जगहों पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग करके हम लोग अपने कामों को आसान कर पा रहे हैं। तो इसमें आज हम लोग पहला टॉपिक पढ़ेंगे, संचार के क्षेत्र में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का क्या उपयोग है। तो इसमें मैं थोड़ा आप लोगों को बताना चाहूँगा, जैसा कि आप लोग अभी मोबाइल से पढ़ पा रहे हैं, मोबाइल से जहाँ से सिग्नल आ रहा है, जिस सेटेलाइट से सिग्नल आ रहा है, ये सारा का सारा संचार के द्वारा ही संभव हो पा रहा है। जैसा ब्लूटूथ लगाए होंगे, ईयरफोन लगाए होंगे, ये भी इसी में आएगा, संचार के क्षेत्र में आएगा। तमाम जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, चाहे वो जीमेल हो, ईमेल हो या लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो या कोई हैंडसेट हो, जितनी भी चीज़ें वायरलेस हों, ये सारी की सारी चीज़ें जो है संचार के क्षेत्र में आएंगी। तो इसमें आप लोग मेरे साथ में लिख लीजिएगा, मैं लिख करके लाया हूँ जिससे आप लोगों को टाइम बचे। हाँ, एक चीज़ और आप लोगों को बताना चाहूँगा यहाँ पर कि मैं तमाम जगह से ये सर्च किया हूँ, तो ये वाला चैप्टर जो है विज्ञान का दैनिक जीवन में उपयोग या विज्ञान की दैनिक जीवन में भूमिका, इस चैप्टर को ज़्यादातर लोग छोड़ दिए हैं। उन लोगों को ये लगता है कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे आप लोग नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत पूछा गया, इसी टॉपिक से पूछा गया है। थोड़ा सा भी अगर पेपर टफ बना देगा, घुमा देगा, तो हवा नहीं लगेगा। इस वजह से ये इस टॉपिक को आप लोग अच्छे से पढ़ करके जाइएगा। अदरवाइज लोग फिजिक्स वाला टॉपिक अच्छे से पढ़ा रहे हैं, बायो वाला टॉपिक अच्छे से पढ़ा रहे हैं, लेकिन इस टॉपिक को लोग छोड़ दे रहे हैं। सोचते हैं कि बस ऐसे है, नहीं आएगा क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। थोड़ा भी स्टैंडर्ड अगर ठीक ठाक करेगा तो पेपर गड़बड़ हो जाएगा। हालांकि इसमें 25 में 12 ही नंबर पासिंग मार्क चाहिए होगा आप लोगों को, तो और पेपर आप लोग कर जाएंगे, इससे दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए फिलहाल छोड़िए, तो बात की बात है। आप लोग हेडिंग करिए संचार के क्षेत्र में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का क्या उपयोग है। इसमें आप लोग लिखेंगे संचार के क्षेत्र में टेलीफोन, टेलीविज़न, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डाक सेवा और इंटरनेट का उपयोग जनसंचार के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए हैं। मतलब ये जितनी भी चीज़ें, चाहे टेलीफोन हो, टेलीविज़न हो, कंप्यूटर हो, इलेक्ट्रॉनिक डाक हो या इंटरनेट हो, ये सारे के सारे क्या किए हैं, हम लोग आजकल इसी, लगभग मैक्सिमम लोग इसी पर डिपेंड है। इसी बिना इसके एक पल भी नहीं रह जाता। चाहे आप लोग इस देख लीजिए, एक दिन अगर आपका नेट बंद हो जाए तो ऐसा लगेगा कुछ जैसे खो गया है। आगे हम लोग बात करेंगे सूचना के क्षेत्र में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का क्या उपयोग है। इसमें जैसा कि आप लोग जानते हैं, आजकल जितनी भी डिजिटल लाइब्रेरियाँ बन रही हैं, या आप लोग अपने मोबाइल में ही पढ़ ले जा रहे हैं, हमको सुन रहे हैं, आप लोग अपने मोबाइल से पढ़ रहे हैं, ये ICT की ही वजह से संभव हो पा रहा है। भारत सरकार जितनी भी एथेंटिक बुक्स हैं, वो सारा का सारा एक ऐप बना दिया या तमाम प्रकार की निःशुल्क पोर्टल के माध्यम से लोगों के बीच में उपलब्ध करा दिए, जिससे लोग अच्छे किताबों को पढ़ें, जिससे उनमें अच्छी नॉलेज हो और अच्छे शोध करें। तो इसमें हम लोग लिखेंगे शिक्षा में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, इसमें हम लोग लिखेंगे यह शिक्षा की देन और सीखने की प्रक्रिया को, यह शिक्षा देने और सीखने की प्रक्रिया को बेहतर, इंटरैक्टिव और सुलभ बनाता है। इसमें हम लोग लिखेंगे, ये जैसा आप लोग देख सकते हैं, इसको मैंने मार्क लगा दिया है। आगे हम लिखेंगे ICT का फुल फॉर्म, अगर आपसे पूछ ले, बहुविकल्पी में भी पूछ सकता है कि ICT का फुल फॉर्म है, तो आप लोग लिखेंगे इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी
है ICT का फुल फॉर्म। आगे हम बात करेंगे कि अंतरिक्ष में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का कौन सी भूमिका है। तो जैसा कि हम आपको इसके पहले जो वैज्ञानिक और डिस्कवरी वाले वीडियो में हम आपसे चर्चा कर चुके हैं कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक जो हैं डॉक्टर विक्रम साराभाई जी हैं। इन्हीं की अध्यक्षता में नवंबर में 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसको इसरो के नाम से हम लोग जानते हैं, इसका गठन किया गया था। इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि अंतरिक्ष में होने वाली विभिन्न घटनाओं के विषय में ये हमको मतलब सूचना देती है। जैसे इसी में हम लोग जानते हैं, इसी में हम लोग पढ़ेंगे इनसैट के विषय में, इसी में हम लोग पढ़ेंगे IRS के विषय में। ये इनसैट और IRS हैं क्या? ये भारतीय संवेदी उपग्रह है। इनसे होता क्या, जैसे हम लोग मोबाइल पे बैठकर आज मौसम संबंधी जानकारी को देख सकते हैं, मौसम संबंधी जानकारी के विषय में पढ़ सकते हैं, और टीवी आप लोग देख सकते हैं, या फिर मोबाइल से जो कम्युनिकेशन हम लोग बात करें, ये सब सारी की सारी चीज़ें इसी के द्वारा हो पाएंगी। तो आप लोग इसमें आप लोग लिखेंगे भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में नवंबर 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का गठन किया गया है। ये आप लोग लिख चुके होंगे। मैं अब वर्तमान में हमारे पास इनसैट और IRS जैसी अत्याधुनिक उपग्रह प्रणाली है। इसी में आप लोग लिखेंगे वर्तमान में हमारे पास इनसैट और IRS जैसी अत्याधुनिक उपग्रह प्रणाली है। ये इनसैट क्या है? इसमें हम लोग किस चीज़ को देखते हैं? इनसैट में हम लोग देखते हैं जैसे मौसम विज्ञान के विषय में। इसमें हम लोग क्या देखते हैं? मौसम विज्ञान के विषय में हम लोग इसमें जानते हैं। और क्या जानते हैं? दूरदर्शन इसी में आता है, इसी के द्वारा आप लोग देखते हैं। दूरदर्शन जो हम लोग देखते हैं, दूरदर्शन प्रसार जिसको हम लोग बोलते हैं, ये है। और IRS क्या है? IRS क्या है? ये प्राकृतिक संसाधनों के सर्वेक्षण के लिए है। ये क्या है? ये है प्राकृतिक संसाधनों के सर्वेक्षण के लिए है। प्राकृतिक संसाधनों के सर्वेक्षण के लिए किसका उपयोग करते हैं हम लोग? IRS का। और हमारे पास और तमाम बहुत सारी और जैसे ये उपग्रह को छोड़ने के लिए तमाम प्रकार की व्हीकल भी हमारे पास है, जैसे PSLV है, GSLV है। ये सब करते क्या है? ये ज़मीन से उपग्रह को लॉन्च करने के लिए है। PSLV GSLV का उपयोग हम लोग करते हैं। तो इसमें आप लोग इतना ही आप लोगों के लिए सफिशिएंट 2 ही नंबर का आएगा। आगे आप लोग पढ़ेंगे, लिखेंगे रक्षा एवं प्रतिरक्षा के क्षेत्र में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका है, उसके विषय में आप लोग हेडिंग करेंगे और लिखेंगे। राष्ट्रीय रक्षा और प्रतिरक्षा के क्षेत्र में DRDO, जिसका फुल फॉर्म है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, का गठन 1958 में किया गया। इसके द्वारा आकाश मिसाइल, ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का निर्माण किया गया है। रक्षा और प्रतिरक्षा के क्षेत्र में आशा करता हूँ आप लोग लिख चुके होंगे। आगे हम लोग बात करेंगे चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसके पहले हमारे पास संसाधनों का उपयोग करते थे, लेकिन अभी जो घातक बीमारियाँ आ गई हैं, जिसको पता लगाने के लिए, जिसका उपचार करने के लिए, जैसे रेडियोलॉजी का या फिर CT स्कैन, EMRI, ये सारी की सारी जो मशीनें अब आई, लेटेस्ट मशीनें आई हैं, ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी के ही कारण आई हुई है। तो इसी को हमको लिखना है। लिखा है तो इसमें बहुत, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है इसी को हम लोग मेंशन करेंगे। तो चिकित्सा के क्षेत्र में आप लोग लिख लेंगे
वर्तमान समय में बढ़ती घातक बीमारियों से बचने एवं रोकथाम के लिए रेडियोग्राफी, एंजियोग्राफी, सीटी स्कैन या एमआरआई आदि आधुनिक मशीनों का उपयोग किया जाता है।